सोचिए, क्या एक किताब जो 1949 में लिखी गई थी वो आज के 2025 के मॉडर्न इंडिया को चला सकती है? सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा मैजिक है। आज हम डीकोड करेंगे चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और समझेंगे कि कैसे हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सांस लेता है, बदलता है और ग्रो करता है। वेलकम टू विज बेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? एक रोबोट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक रूल बुक नहीं है जो एक बार लिख दिया तो बदल नहीं सकता। जैसे एक इंसान वक्त के साथ बदलता है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से इवॉल्व करता है। ये लिविंग इसलिए है क्योंकि ये रिजिड यानी सख्त नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल है और इसमें अपनी गलतियों को सुधारने की पावर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे फ्लेक्सिबल क्यों बनाया? डॉक्टर BR अंबेडकर और बाकी लीडर्स को पता था कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि सोसाइटी बदलेगी, नई प्रॉब्लम्स आएंगी और पुराने रूल्स शायद काम ना करें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता तो वो टूट जाता या रेवोल्यूशन आ जाता। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट यानी बदलाव का प्रोविजन रखा ताकि देश के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी आगे बढ़ सके। अब सवाल आता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान है या मुश्किल? आंसर है दोनों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के 3 मेन तरीके हैं। सिंपल मेजॉरिटी, जैसे नए स्टेट्स बनाना, पार्लियामेंट में बस 50% वोटिंग से चेंज हो सकते हैं, ये सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी आर्टिकल 368, मेजर चेंजेस के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये इंश्योर करता है कि चेंज सबकी मर्जी से हो, सिर्फ रूलिंग पार्टी की नहीं। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन, अगर फेडरल स्ट्रक्चर यानी स्टेट पावर्स को बदलना हो तो सिर्फ पार्लियामेंट काफी नहीं, आधे से ज्यादा स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए। ये सबसे डिफिकल्ट मेथड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रोसेस इतना बैलेंस्ड है तो आज तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स क्यों हो चुके हैं? इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन खराब था, इसका मतलब ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक्टिव है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कांग्रेस का डोमिनेंस और कोएलिशन गवर्नमेंट्स ने अमेंडमेंट्स की स्पीड पर असर डाला है। 42nd अमेंडमेंट यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 44th अमेंडमेंट इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल के दौरान आए। लेकिन अगर पार्लियामेंट के पास पावर है तो क्या वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं? क्या वो डेमोक्रेसी ही खत्म कर सकते हैं? यहां एंट्री होती है जुडिशरी की। 1973 के फेमस केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चेंजेस तो कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स। ये रूलिंग पार्लियामेंट की पावर पर एक फाइनल ब्रेक है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि पावर का एक बैलेंस है। पार्लियामेंट लोगों की इच्छा यानी विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखता है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज नहीं बल्कि इंडिया की डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जो 70 साल बाद भी नई चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो कंक्लूजन ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक पत्थर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है। ये वक्त के साथ बहता है लेकिन अपना रास्ता यानी बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं खोता। आई होप आपको चैप्टर 9 का ये कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और इफेक्टिव लगी तो वीडियो लाइक करें। पॉलिटिकल साइंस के और चैप्टर्स के लिए विज बेल को सब्सक्राइब करें।